आइए आज हम 11वीं कक्षा के अध्याय नंबर 4 जो है रासायनिक आबंधन उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए रासायनिक आबंधन क्या है पहले उसको समझते हैं। मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। वह आकर्षण बल जो अणु में अवयवी परमाणु को एक साथ बांधे रखता है, उसी आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं? रासायनिक आबंधन या रासायनिक बंध कहते हैं। वो आकर्षण बल जो अणु में अवयवी आयन होते हैं उन आयनों को एक साथ बांधे रखता है, उसे ही हम रासायनिक बंध कहते हैं। और ये रासायनिक बंध तीन तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं हम आयनिक बंध, जिसको आयनिक बॉन्ड कहा जाता है या विद्युत संयोजी बंध कहा जाता है। दूसरा है सहसंयोजक बंध, जिसे कोवैलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। तीसरा उप सहसंयोजक बंध, जिसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहा जाता है। तो एक एक करके हम इन तीनों बॉन्ड के बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कुछ बेसिक बातें, जिसमें से पहला है संयोजी इलेक्ट्रॉन, जिसको इंग्लिश में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये क्या होता है? इसको आप लोग निचले कक्षाओं में 9वीं 10वीं में भी आप लोग जरूर पढ़े होंगे कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है। अणु की रचना में परमाणु के सभी इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते हैं। कोई भी अणु बनता है तो परमाणुओं के सभी इलेक्ट्रॉन जो है वो अणु निर्माण में भाग नहीं लेते हैं। परमाणु के जो अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही जो है रासायनिक बंध के निर्माण में भाग लेते हैं, और इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी इसका अगर हम परिभाषा बनाएं तो हम कहाँ से कहाँ तक लिख सकते हैं? परमाणुओं के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन रासायनिक बंध में भाग लेते हैं और ये इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक, कहाँ से कहाँ तक लिया हमने? परमाणु के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन रासायनिक बंध में भाग लेते हैं और इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन की परिभाषा। और जो किसी भी परमाणु का बाहरी कोश होता है, बाहरी कक्षा होता है, उसको हम बोलते हैं संयोजकता कोश या वैलेंसी सेल। और इसी को लेकर के एक वैज्ञानिक G.N. लुईस ने संयोजी इलेक्ट्रॉन का जो महत्व है रासायनिक बंध के निर्माण में उसको प्रतिपादित किया। तो जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे मैं कोई भी एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे हाइड्रोजन ले लिए। अगर मैं पूछूं हाइड्रोजन में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं, तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूं तो मुझे पता चलता है इसका अंतिम कक्षा एक ही है और इसमें इलेक्ट्रॉन एक ही है। तो हाइड्रोजन का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा वो होगा एक। इसी तरह अगर मैं पूछता हूँ नाइट्रोजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूँ 1s2 2s2 2p3। ठीक, तो देखिए इसका अंतिम कक्षा कौन है? अंतिम कक्षा है 2, और 2 कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है? इसमें 2 इसमें 3, यानी टोटल 5। तो नाइट्रोजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा 5। इसको हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को इस तरह से भी दर्शा सकते हैं 2 and 5। तो लास्ट में 5 है तो इसका जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा वो भी 5 होगा। ठीक, और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग ताकि आप लोग को अच्छे से ये क्लियर हो जाए। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। हम लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दीजिए 2 2 4 और 2p4 होगा।
अब आपको अंतिम कक्षा देखना है। अंतिम कक्षा है 2 और उस अंतिम कक्षा में टोटल इलेक्ट्रॉन है 6। इसका एक और तरह से बोरबरी वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं 2 एंड 6। यहाँ स्पष्ट है अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा वो भी 6 होगा। ठीक, तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है। किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे। चलिए बात करते हैं अष्टक नियम का, जिसको दो साइंटिस्ट कौन कौन थे, कोसेल और लुईस, इन्होंने संयोजकता सिद्धांत जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पर था उसका एक प्रतिपादन किया, एक नियम बनाया इन्होंने जिसको हम लोग अष्टक नियम के नाम से जानते हैं। अब ये अष्टक नियम क्या है, देखिए हर परमाणु स्थायी विन्यास प्राप्त करना चाहता है, तो स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए वो जितना इलेक्ट्रॉन लेगा, देगा या शेयर करेगा वही उसका अ, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अष्टक नियम बोलेंगे। यानी अपने कक्षा को पूरी तरह से भरने के लिए, स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए, या ये कहें कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन का साझा भी कर सकता है, या इलेक्ट्रॉन को दे भी सकता है, दे भी सकता है, ले भी सकता है, साझा भी कर सकता है। आइए इसकी परिभाषा को एक नज़र देखते हैं। कोई परमाणु अणु बनाते समय रासायनिक बंध बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन त्याग कर, ग्रहण कर, शेयरिंग कर यानी सहभाजन करके अपने अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की प्रवृत्ति रखता है, और इसे ही ऑक्टेट रूल या अष्टक नियम कहते हैं। सिंपल शब्दों में समझिए कि कोई भी परमाणु अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, दे भी सकता है और शेयर भी कर सकता है। ठीक, जैसे आपको ये मैं थोड़ा सा जूम, इसमें आप देखिए जितने भी आपको तत्व दिखाई दे रहे होंगे, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, सभी कैसे तत्व हैं, सभी जो हैं वो उत्कृष्ट गैस यानी शून्य समूह के तत्व हैं, और ये सभी तत्व अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखते हैं हीलियम को छोड़ करके। हीलियम डुप्लेट पूरा करता है, बाकी जितने भी तत्व हैं सभी 8 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। तो हर एलिमेंट इन्हीं के तरह अपना जो अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखने की प्रवृत्ति रखता है। ठीक है, यही ऑक्टेट। देखिए अष्टक नियम को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एलिमेंट है, जैसे कि Cl2 ले लेते हैं। Cl2 में 2 क्लोरीन है, और अगर मैं इनकी संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो क्लोरीन में 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनको मैं डॉट से दर्शा रहा हूं, और ये भी क्लोरीन है तो इसमें भी 7 एलिमेंट होंगे। अब ये क्या करना चाहेंगे, अपना अष्टक पूरा करना चाहेंगे। तो यहाँ पर ये अष्टक अपना पूरा कैसे करेंगे, यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपना अष्टक पूरा करते हैं। ठीक, तो जरूरी नहीं कि साझा करें, इलेक्ट्रॉन को लेकर और देकर भी कर सकते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड में सोडियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है एक, जिसको मैं क्रॉस से दर्शा रहा हूँ, और क्लोरीन में होता है 7। तो क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन जो है इसका एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और अपना अष्टक पूरा कर लेता है, जबकि सोडियम जिसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिखूं इस तरह से, तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे करके, एक इलेक्ट्रॉन दे करके अपना अष्टक कंप्लीट कर लेता है। तो इस तरह कोई भी परमाणु स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, ले भी सकता है और शेयर भी कर सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है लुईस प्रतीक। अब लुईस प्रतीक क्या है, गिलबर्ट न्यूटन लुईस, ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने संयोजी इलेक्ट्रॉन को दर्शाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन बिंदु प्रतीक या लुईस प्रतीक का उपयोग किया। इसमें क्या करते हैं, कोई भी परमाणु होता है
उस पर उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन को बिंदु के द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे कि यहाँ आपको कुछ उदाहरण दिख रहे होंगे, सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। अगर बात करें सोडियम का, तो सोडियम में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, बस उसको आप डॉट के द्वारा दर्शा दो, ये हो जाएगा लुईस प्रतीक। जैसे सोडियम में एक होता है तो कहीं पर भी एक डॉट बना दीजिए, ठीक। तो ये हो गया सोडियम का लुईस प्रतीक। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में अगर देखें तो 2 8 2 यानी कि 12 होता है इसका, 2 8 2 यानी इसमें 2 डॉट दर्शा दीजिए, एक और 2, ठीक। इसी तरह मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हो गया। फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन का देख लेते हैं। फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। फास्फोरस का 15 होता है, 2 8 5। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। तो फास्फोरस में 5 डॉट, ये तो फास्फोरस का ये लुईस प्रतीक हो गया। सल्फर का अगर देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 6, तो यहाँ 6 डॉट दर्शा दीजिए। क्लोरीन का होता है 2 8 7, इसमें 7 डॉट। तो जितने उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन है उतने उसमें डॉट दर्शा दीजिए, वो उसका लुईस प्रतीक होगा। चलिए इस लुईस प्रतीक के महत्व के बारे में जान लेते हैं। लुईस प्रतीक क्या है और उसका क्या महत्व है। लुईस प्रतीक क्या है, हमने देख लिया कि जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है उसको उस परमाणु पर बिंदु के रूप में दर्शाना लुईस प्रतीक हो गया। अब इसका महत्व क्या है, तो देखिए इसका पहला महत्व, ये संयोजी या बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की संख्या को प्रदर्शित करता है, जितने डॉट उतने उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन। दूसरा, संयोजी इलेक्ट्रॉन तत्व की सामान्य या समूह संयोजकता की गणना में सहायक होता है। अगर हम संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जान जाते हैं तो उसकी संयोजकता आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक। जैसे आपको कार्बन का लुईस प्रतीक पता है, कार्बन का लुईस प्रतीक होता है ये। कार्बन के अंतिम कक्षा में 4 होते हैं, तो उसका लुईस प्रतीक कुछ इस तरह से होगा। तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है या कितना इलेक्ट्रॉन देकर ये अष्टक पूरा कर सकता है, तो 4 है, इसको 4 और चाहिए। तो कार्बन की संयोजकता भी 4 होगी। यानी अगर हम संयोजी इलेक्ट्रॉन जान जाएं तो उसकी संयोजकता की गणना भी कर सकते हैं और साथ ही उस समूह की संयोजकता की भी गणना कर सकते हैं। यानी कार्बन परिवार में जितने भी सदस्य आते हैं, ये है कार्बन परिवार, तो इन सभी सदस्यों का जो संयोजकता होगा वो 4 होगा। इसी तरह बात करें नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का जो लुईस स्ट्रक्चर होता है, लुईस सिंबल होता है, वो इस तरह से होता है। 5 इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, यानी इसकी संयोजकता होगी 3। और साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि नाइट्रोजन के जो परिवार में सदस्य हैं, नाइट्रोजन परिवार यानी कि ये, तो इन सभी तत्वों का भी संयोजकता 3 होगा। किसी भी समूह के एक तत्व की संयोजकता यदि हमें ज्ञात हो जाए तो पूरे समूह की वही संयोजकता होती है। तो ये इसका महत्व है। नेक्स्ट चलिए यहाँ से हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। 3 बंध हमने पढ़ा, आयनिक, सहसंयोजक और उपसहसंयोजक। आइए सबसे पहला जो बंध है इसे आयनिक बंध कहते हैं या विद्युत संयोजी बंध भी कहते हैं। जानते हैं क्या है और किसे कहते हैं। तो इस तरह के जो बॉन्ड है उसमें एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। एक परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने जो रासायनिक बंध है उन्हें हम आयनिक बंध
या विद्युत संयोजी बंध कहेंगे। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से ये बंध बनता है। ठीक, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल आयनिक बंध कहलाता है। एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, विपरीत आवेश होंगे, दोनों के मध्य एक आकर्षण बल काम करेगा और वही हमारा आयनिक बॉन्ड कहलाएगा। जैसे हम यहाँ पर लिए सोडियम और क्लोरीन। तो सोडियम और क्लोरीन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करते हैं एक दूसरे के बीच। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और सोडियम इलेक्ट्रॉन को दान करता है, देता है। तो इस तरह से इन दोनों के मध्य चार्ज डेवलप होता है, चार्ज बनता है और उनके बीच आकर्षण बल काम करता है और उसी को हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक, और वही उनकी संयोजकता भी कहलाती है कि कोई परमाणु धन आयन बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन दान करता है, देता है, या ऋण आयन बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, वही उसकी वैद्युत संयोजकता कहलाती है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, किसी तत्व से प्राप्त आयन पर उपस्थित आवेश की संख्या को ही उसकी संयोजकता कहते हैं। जैसे सोडियम में 1+ है तो इसकी संयोजकता हम 1 ही मानेंगे। ठीक, तो जितना उसमें आवेश रहेगा वो उस तत्व की संयोजक। आइए अब हम कुछ तत्वों का लुईस संरचना बनाने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ उन दो तत्व आपस में मिलकर किस तरह का सूत्र बनाते हैं और उनका फॉर्मूला कैसे होता है इसको भी हम सीखते हैं। उसको जानने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहूँगा। ये वही है जो कुछ समय पहले हम पढ़े कि यदि हमें संयोजी इलेक्ट्रॉन पता हो तो हम आसानी से उस समूह की संयोजकता को डिसाइड कर सकते हैं। तो ये मैं रफली बना रहा हूँ आप लोग को समझाने के लिए। ये पहला समूह है, ये दूसरा समूह है। बीच में डी ब्लॉक के 3 से 12 तक के समूह आते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मान लेते हैं। यहाँ 10 से 12 है। 13वां समूह ये, फिर 14, 15, 16, 17 और लास्ट में 18। तो आप याद रखिएगा, जो पहला समूह है उसकी संयोजकता 1 होती है, दूसरा समूह है उसकी संयोजकता 2 होती है, तीसरा समूह है संयोजकता भी और उसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक, मेन चीज संयोजी इलेक्ट्रॉन है कि पहले समूह का संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, दूसरे समूह की संयोजी इलेक्ट्रॉन 2। इनकी संयोजकता भी 1 और 2 ही होती है इस समूह की। जो 13वां समूह है इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे 3। जो 14 ग्रुप है उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा 4। जो 15 समूह है उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा 5। जो 16 समूह है उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा 6। जो 17 समूह है उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 और जो 18 ग्रुप है उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा 8। ठीक, तो ये थोड़ी सी जो बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि समूह नंबर 1 में संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, 2 में संयोजी इलेक्ट्रॉन 2, 13 में 3, 14 में 4, 15 में 5, 16 में 6, 17 में 7 और 18वां जो वर्ग है उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 होगा। अब जैसे हीलियम के पास एक संयोजी इलेक्ट्रॉन था और सल्फर के पास 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन था, इसको चाहिए 2, तो क्या करेगा, एक और सोडियम आएगा, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन को दे देगा। तो एक तो इस तरह से हम इसका लुईस संरचना दिखा सकते हैं। दूसरा बॉन्ड बनने के बाद किस तरह से होगा, तो हम इसको इस तरह से दर्शा सकते हैं। सोडियम प्लस बनाएगा, कितने सोडियम थे, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 सोडियम था। और सल्फर लेने के बाद ये 8 हो गया इसमें, और ये बनाएगा
2 माइनस चार्ज। तो या तो इस तरह से हम इसका लुईस संरचना दर्शा सकते हैं या इस तरह, दोनों आप सही है। ठीक, तो इसका सूत्र क्या होगा? इसका फार्मूला होगा Na2S। ठीक, तो यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि सोडियम और सल्फर का सूत्र क्या होगा और उसका लुईस संरचना क्या होगा। तो यहाँ पर हम दोनों बना के दिखा दिए। चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं, पोटेशियम और ऑक्सीजन, इसका सूत्र कैसे होगा और इसका लुईस संरचना कैसे बनेगा। तो यहाँ देखिए, पोटेशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन एक ही होता है, पहला समूह का तत्व है, और ऑक्सीजन का 6 होता है। यहाँ भी सेम कंडीशन वैसी है जैसे पहला एग्जाम्पल देखे थे हम लोग। इसको भी 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना स्टक पूरा करने के लिए, लेकिन देने वाला एक ही है, तो ये एक और अपना भाई बुलाएगा। अब दोनों भाई मिल करके 2 कर देंगे, और ऑक्सीजन पे अब हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें आ जाएगा 2 माइनस, और इसका सूत्र होगा K2O। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हम और क्लोरीन का कैसे इसका सूत्र होगा और कैसे इसका हम लुईस स्ट्रक्चर बना सकते हैं, आइए देखते हैं। कैल्शियम, जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 2, जिसको हम क्रॉस से दर्शा रहे हैं, और क्लोरीन, जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 7। ये हो गया 7। अब देखिए, क्लोरीन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। ये केवल 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है क्लोरीन, और कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। तो क्लोरीन एक और क्लोरीन को बुलाएगा। अब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला क्लोरीन लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला क्लोरीन लेगा। तो अब कैल्शियम का भी ऑक्टेट कंप्लीट और दोनों क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो एक तो इस तरह से हम इसका लुईस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। दूसरा, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन दे के 2 प्लस बनाएगा, और क्लोरीन अब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्योंकि 2 क्लोरीन है इसलिए यहाँ पर 2 कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका लुईस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये ठीक, आइए मैग्नीशियम क्लोराइड का भी जल्दी से देख लेते हैं। आशा है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग लुईस स्ट्रक्चर बनाएं। मैग्नीशियम का देखिए, मैग्नीशियम के भी बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, और क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। क्योंकि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देने वाला है, कैल्शियम 1 इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, तो एक और कैल्शियम, एक और क्लोरीन आएगा। अब क्या है, मैग्नीशियम एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को देगा। तो एक तो ये हो गया इसका लुईस स्ट्रक्चर। या फिर हम बना सकते हैं मैग्नीशियम ये 2 इलेक्ट्रॉन दे के 2 प्लस बनाएगा, और क्लोरीन जो है माइनस आयन बनाएगा, और यहाँ पर 2 लिख देंगे। तो इस तरह से हम लुईस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, आप लोग कोशिश कीजिएगा सोडियम और ब्रोमीन किस तरह से सूत्र बनाएंगे और उनका लुईस स्ट्रक्चर क्या होगा, और एल्यूमिनियम और फ्लोरीन। नेक्स्ट है आयनिक बंध को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहला जो कारक है वो है ऋण विद्युता में अंतर। आयनिक बंध बनाने के लिए तत्वों की जो ऋण विद्युता है उसमें जितना अधिक अंतर होगा
ही आसानी से आयनिक बंध बनेगा। ठीक है, यानी कि आयनिक बंध यदि बनाना है हमें तो ऋण विद्युता का अंतर अधिक होना चाहिए, तो आसानी से आयनिक बंध बनेगा। जैसे कि सोडियम और क्लोरीन, और मैं यहाँ पर ले लूँ सोडियम और फ्लोरीन। अगर मुझे पूछा जाए कि किसमें आयनिक बंध आसानी से बनेगा, तो आप लोग को मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि किस तरह से इलेक्ट विद्युत ऋणता को हम याद रख सकते हैं। सबसे ज़्यादा ऋण विद्युता होता है क्लोरीन का, जो होता है 4। सोडियम का जो ऋण विद्युता होता है 0.9। क्लोरीन का होता है 3। अब आप इन दोनों में अंतर निकाल के देखिए, इन दोनों में अंतर निकाल के देखिए, जिसमें अधिक अंतर आएगा उसमें आयनिक बंध आसानी से बनेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो आसानी से ऋण और आसानी से धन आयन बनेगा, जिससे आयनिक बंध भी तुरंत बनेगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये अंतर होगा 2.1 का अंतर है सोडियम क्लोराइड में, और यहाँ देखिए तो यहाँ 3.1 का अंतर है। तो सोडियम फ्लोराइड में आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। आप लोग जानते भी हैं कि ऋण विद्युता का अंतर यदि 1.7 से अधिक हो तो वो आयनिक कहलाते हैं। अब ये अंतर जितना अधिक होगा आयनिक बंध उतना ही आसानी से बनेगा। नेक्स्ट है आयनन एंथैल्पी। किसी भी तत्व की आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा जितनी कम होगी उतनी ही आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा बाहर और वो धन आयन बनाएगा। आप लोग जानते हैं आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा क्या है? कोई भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को हम आयनन ऊर्जा कहते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज़्यादा ऊर्जा लगेगी तो आयनन ऊर्जा ज़्यादा, यदि इलेक्ट्रॉन को निकालने में कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो आयनन ऊर्जा कम। तो आयनन ऊर्जा कम है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल रहा है, और इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ से आसानी से निकलेगा तो ये आसानी से क्या बनाएगा? धन आयन बनाएगा, और यदि धन आयन बना तो वो आसानी से आयनिक बंध बना सकता है। तो जितना कम आयनन ऊर्जा होगा उतनी ज़्यादा उतनी ज़्यादा आयनिक बंध बनने की संभावना होगी। ठीक, तो ये दूसरा कैरेक्टर आयनन ऊर्जा का कम होना। तीसरा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता का अधिक होना, कि यदि किसी इलेक्ट्रॉन तत्व का इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अधिक है तो वो आसानी से ऋण आयन बनाएगा, और ऋण आयन बनेगा तो आयनिक बंध तुरंत बना सकता है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी किसे कहते हैं? कोई भी परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉन जब प्रवेश करता है तो जितना ज़्यादा ऊर्जा निकलेगा वही इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी ज़्यादा, अगर आसानी से नहीं आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कम। तो हमें इलेक्ट्रॉन आसानी से अ, आना चाहिए, ऐसा कंडीशन चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अधिक होगा। यदि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अधिक होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से आएगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से आएगा, ऋण आयन आसानी से बनेगा, और ऋण आयन आसानी से बनेगा तो वो आसानी से आयनिक बंध बना सकेगा। यानी हमें अभी तक जो देखा कि जो आयनन ऊर्जा है वो कम होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन बंधुता या जिसको हम लोग डेल EGH कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये ज़्यादा होना चाहिए। और एक हमने देखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणता, ये भी इसका अंतर जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। ठीक, अभी तक हमने 3 कैरेक्टर पढ़ा। आयनन ऊर्जा कम होना चाहिए तो आयनिक बंध ज़्यादा बनेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होना चाहिए तो आयनिक बंध जल्दी से बनेगा,
और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत का अंतर जितना अधिक होगा तो आसानी से आयनिक बंध बनेगा। नेक्स्ट, जालक ऊर्जा, ये चौथा प्रभावित करने वाला कारक है। चालक ऊर्जा का मान जितना अधिक होगा आयनिक बंध उतना ही आसानी से बनेगा। अब आप लोग के लिए नया वर्ड आया, चालक ऊर्जा या लैटिस एनर्जी क्या है, तो आइए उसको जानते हैं कि चालक ऊर्जा किसे कहते हैं। कोई भी एक मोल ठोस आयनिक क्रिस्टल को उसके अवयवी आयन, धन आयन और ऋण आयन से निर्माण होने पर जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसे ही चालक ऊर्जा कहते हैं। कोई भी एक आयनिक क्रिस्टल, जैसे मान लीजिए हम सोडियम क्लोराइड ले रहे हैं, तो इस सोडियम क्लोराइड को बनने के लिए जो धन आयन होंगे और जो ऋण आयन होंगे, इन दोनों को मिलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसी को हम लोग चालक ऊर्जा कहते हैं। यानी एक दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि कोई भी आयनिक क्रिस्टल है उसको तोड़ने के लिए, यानी कि इनको आयनों में पृथक करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसको हम चालक ऊर्जा कहेंगे। ठीक, दोनों एक दूसरे के हम विपरीत परिभाषा बना रहे हैं। एक में हमने क्या कहा, सोडियम प्लस और क्लोरीन आयन के मिलने पर जितनी ऊर्जा निकलेगी उसको चालक ऊर्जा कहते हैं। दूसरे में उसी को अलग ढंग से हमने ये कहा कि अगर सोडियम क्लोराइड को उनके आयनों में विभक्त करें, या कोई भी आयनिक क्रिस्टल हो उसको उनके आयनों में विभक्त करने के लिए, यानी ये बंध तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए उसको हम चालक ऊर्जा कहते हैं। आइए जानते हैं कि ये चालक ऊर्जा किन किन कारकों पर निर्भर करता है। चालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहला कारक देखते हैं आयनों का आकार। यदि आयनों का आकार छोटा है, यानी दो आयन हैं, दोनों का जो साइज है वो छोटा हो, दो आयन हैं दोनों का साइज अगर छोटा होगा तो इनका जो नाभिक है उनके बीच की दूरी कैसे होगी, कम होगी। और दूरी कम होगी तो चालक ऊर्जा अधिक होगा, दूरी कम होगा तो उसको तोड़ने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और ऊर्जा अधिक यानी कि चालक ऊर्जा भी अधिक लगेगा। ठीक, तो पहला कंडीशन क्या हो गया, आयनों का आकार यदि छोटा है तो चालक ऊर्जा अधिक होगी। जैसे दो एग्जांपल यहाँ पर लिया गया है, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का जो चालक ऊर्जा 769 किलो जूल पर मोल है, और पोटेशियम क्लोराइड का जो चालक ऊर्जा है 698 किलो जूल पर मोल है। ज़्यादा किसका लग रहा है, ज़्यादा है सोडियम क्लोराइड का, पोटेशियम क्लोराइड का कम है। ऐसा क्यों, साइज इसमें मैटर कर रहा है। ये तो दोनों का साइज सेम है, क्लोरीन और क्लोरीन का। यहाँ देखिए एक सोडियम है एक पोटेशियम है, अगर मैं पूछूं सोडियम और पोटेशियम में किसका साइज छोटा है, तो आप जानते हैं ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ता है, और ये पहले समूह के तत्व हैं लीना। सोडियम पहले आता है उसके बाद पोटेशियम, यानी सोडियम का साइज छोटा होगा, पोटेशियम का साइज अपेक्षाकृत बड़ा होगा। तो छोटे साइज होने के कारण यहाँ पर चालक ऊर्जा अधिक होगी, और बड़े साइज होने के कारण पोटेशियम क्लोराइड में चालक ऊर्जा अधिक होगी, सॉरी कम होगी। सोडियम क्लोराइड में चालक ऊर्जा अधिक और पोटेशियम क्लोराइड में चालक ऊर्जा। देखिए दूसरा कारक है आयनों पर आवेश। आयनों पर आवेश अधिक होने पर आकर्षण अधिक होगा। जाहिर सी बात है, आवेश बढ़ेगा यानी इलेक्ट्रॉन कम होगा, इलेक्ट्रॉन कम होगा साइज छोटा होगा, और साइज छोटा होगा तो आकर्षण अधिक होगा, और आकर्षण अधिक होगा तो उसको तोड़ने के लिए, बंध को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, अर्थात चालक ऊर्जा का मान अधिक होगा। जिसमें आवेश ज़्यादा होगा उसमें चालक ऊर्जा का मान भी अधिक होगा। आइए अब हम आयनिक यौगिक के गुण के बारे में चर्चा करते हैं। अभी तक हमने आयनिक यौगिक क्या है, आयनिक यौगिक को प्रभावित करने वाले कारक को पढ़ लिए हैं।
अब हम तीसरे हमारे पॉइंट पर चलते हैं, आयनिक यौगिक के गुण। पहला देखते हैं भौतिक अवस्था। तो जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं सभी कैसे होते हैं, ठोस, और सभी क्रिस्टलीय होते हैं, क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं। दूसरा गलनांक एवं क्वथनांक। तो यौगिक में आयन होते हैं और आयनों के मध्य आकर्षण बल पाया जाता है, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, इसलिए अधिक आकर्षण होता है, और आकर्षण अधिक होने के कारण इनका गलनांक और क्वथनांक भी अधिक होता है। तीसरा अदैशिक बल। चूंकि आयनों के मध्य जो आकर्षण बल होता है उसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, और इसी कारण जो आयनिक यौगिक बनते हैं वो अदैशिक होते हैं, उनकी दिशा निश्चित नहीं होती है। नेक्स्ट है विद्युत चालकता। अगर हम लोग आयनिक यौगिक को ठोस अवस्था में लें, ठोस अवस्था में इनके आयन मूव नहीं कर पाते हैं, गति नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण ये विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन यदि इसको हम लोग एक्वस सॉल्यूशन या गलित अवस्था में लें तो आयन फ्री हो जाते हैं। आयन फ्री होने के कारण ये विद्युत के चालक हो जाते हैं, यानी कि ठोस अवस्था में कुचालक और गलित अवस्था में ये चालक होते हैं। नेक्स्ट है आयनिक अभिक्रिया। तो जितने भी आयनिक यौगिक हैं वो जलीय विलयन में अभिक्रिया तुरंत देते हैं, इनकी जो अभिक्रिया होती है एकदम फास्ट होती है। जैसे कि यहाँ पर सिल्वर एक्वस सोल्यूशन में है, क्लोरीन एक्वस सोल्यूशन में है, इन दोनों की क्रिया कराएंगे तो तुरंत सिल्वर क्लोराइड बनेगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है कठोरता या भंगुरता। तो आयनिक यौगिक क्यों कठोर होते हैं, क्योंकि इनकी आयन एकदम पास पास में होते हैं, यानी कि आयनों के बीच में जो दूरी होती है वो बहुत कम होती है, और इसी कारण ये कठोर भी होते हैं और भंगुर भी होते हैं। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सॉल्युबिलिटी या विलेयता। देखिए आयनिक यौगिक नेचर में कैसे होते हैं, ध्रुवीय होते हैं, और आप जानते हैं कि जो ध्रुवीय होते हैं वो ध्रुवीय विलायक में अधिक विलेय होते हैं। ठीक, ध्रुवीय ध्रुवीय विलायक में घुलता है और अध्रुवीय अध्रुवीय विलायक में घुलता है। ठीक, ये चीज याद रखेंगे। तो आयनिक यौगिक ध्रुवीय होता है और इस कारण ये ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं, और ध्रुवीय विलायकों में विलय होने पर जो ऊर्जा निकलती है उसी को हम विलायकन ऊर्जा कहते हैं। यानी कि कोई आयनिक यौगिक को जब हम घोलते हैं किसी भी विलायक में तो विलायक उनके आयनों को तोड़ देता है, और यही कहलाती है विलायकन ऊर्जा। अगर हम लोग जल विलायक के रूप में लिए हैं तो उसको बोलेंगे जल योजन ऊर्जा। ठीक, देखिए होता क्या है कि जैसे जल का एग्जाम्पल लें, जल कैसा है, एक ध्रुवीय विलायक है, और जल के अणु में ऑक्सीजन ऋण आवेशित और हाइड्रोजन धन आवेशित होता है। ऑक्सीजन ऋण आवेशित और हाइड्रोजन धन आवेशित होता है। तो जब भी हम कोई आयनिक यौगिक डालते हैं तो उसके धनात्मक भाग को जो ऋण आवेशित ऑक्सीजन है वो घेर लेता है, और उसके ऋणात्मक भाग को जल का धन आयन घेर लेता है। ठीक, चलिए मैं इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए इसमें हम लोग सोडियम क्लोराइड मिला रहे हैं, जल है ये, इसमें हमने सोडियम क्लोराइड मिलाया, सोडियम पॉजिटिव होता है और क्लोरीन नेगेटिव। तो जल का जो नेगेटिव पार्ट है ऑक्सीजन, ये इसको चारों तरफ से घेरने की कोशिश करेगा, किसको, जो धन आवेशित पार्ट है उसको, और जो ऋण आवेशित पार्ट है इसको धन आयन चारों तरफ से घेरने की कोशिश करेगा, और ये घेर कर इनको तोड़ने की कोशिश। तो इस तरह से जो यौगिक का धन आवेशित भाग है उसको जो भी विलायक है, जैसे जल लेंगे तो ऑक्सीजन चारों तरफ से घेर लेता है,
और यौगिक के ऋण आयन वाले भाग को जो जल है या जो भी विलायक है उसका धन आयनित भाग चारों तरफ से घेर लेता है और इस यौगिक को, जो आयनिक यौगिक है, उसको प्लस और माइनस में तोड़ देता है। और इसी ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं, अगर जल है तो जल योजन ऊर्जा और दूसरा विलायक है तो उसको विलायकन ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ आपको एक चीज याद रखनी है, यदि जल योजन ऊर्जा अधिक होगा जालक ऊर्जा से तो वो यौगिक जल में विलय होंगे। जैसे सोडियम क्लोराइड की जालक ऊर्जा कम है और जल की जो जलयोजन ऊर्जा है वो अधिक है, यानी वो अधिक आसानी से वो तोड़ सकता है, तो वो यौगिक जल में विलय होगा। लेकिन यदि जालक ऊर्जा अधिक है, यानी उसको तोड़ने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रही है और जल योजन ऊर्जा कम है, तो फिर वो यौगिक जल में अविलय होगा। जैसे अगर बात करें हम लोग बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट जल में अविलय होता है। इसका कारण क्या है? बेरियम सल्फेट की जो जालक ऊर्जा है, जालक ऊर्जा बहुत अधिक होती है, यानी कि जालक ऊर्जा जल योजन ऊर्जा से अधिक हो जाती है, जल योजन ऊर्जा से अधिक हो जाती है। इस कारण बेरियम सल्फेट जल में नहीं घुलता है। और वही बात करें अगर मैग्नीशियम सल्फेट की, तो ये जल में विलय होता है क्योंकि इसकी जालक ऊर्जा कम होती है, जालक ऊर्जा कम होती है। ठीक, तो जालक ऊर्जा यदि कम है, जल योजन ऊर्जा ज़्यादा है, तो वो जल में विलय होंगे। यदि जालक ऊर्जा अधिक है, जल योजन ऊर्जा कम है, तो वो जल में अविलय होंगे।